वालेकुम एवरीवन। तो वाइट ब्लड सेल्स में अगला टॉपिक हम करने लगे हैं जो नॉन हॉस्किन लिम्फोमा से रिलेटेड, दैट इज मल्टीपल माइलोमा। कल मैंने आपको मतलब इस पिछले लेक्चर में स्टार्ट कराए थे प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म्स। तो प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो आपके प्लाज्मा सेल्स हैं जो बनते हैं बी सेल्स से, ठीक है। आपके जो बी सेल्स हैं वो बनाते हैं प्लाज्मा सेल्स और प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं एंटीबॉडीज। तो ये जो अगर प्लाज्मा सेल में न्यूप्लाज्म आएगा तो वो हम पढ़ रहे थे कल, और हमने कहा था कि उसके रिजल्ट में एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बनती है जिनको हम एम प्रोटीन्स कहते हैं। वो पूरी एंटीबॉडीज भी हो सकती हैं और हो सकता है कि वो हाली एंटीबॉडी का कोई एक फ्रेगमेंट हो, यानी कि एंटीबॉडी की हैवी चेन या लाइट चेन में से कोई एक चीज हो। ये लाइट चेन होती है एंटीबॉडी की और ये हैवी चेन होती है। तो वो फ्रेगमेंट्स भी हो सकती है, वो पूरी एंटीबॉडीज भी हो सकती हैं, लेकिन वो एबनॉर्मली होती है, उनको हम एम प्रोटीन्स कहते हैं। और उसमें हमने कहा था कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म होता है वो मल्टीपल माइलोमा है, जिसके आज हम डिटेल करेंगे। एससीक्यू में आने वाला सवाल है, एमसीक्यूज भी इसमें से आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से करना है। कुछ ही होते हैं जो कि बहुत ज्यादा आते हैं। तो नॉन हॉस्किन लिम्फोमास में से शुरू में जो दोनों किए थे एक्यूट और क्रॉनिक वो आते हैं। बर्किट्स लिम्फोमा आता है बहुत ज्यादा और मल्टीपल माइलोमा आता है। इसके बाद आपका हॉस्किन लिम्फोमा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, तो मल्टीपल माइलोमा कुछ ऐसा सीन है कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि है ये प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म है और बहुत कॉमन है अफ्रीकन ओरिजिन में, इसलिए आपको सिनेरियो में अक्सर अफ्रीका का भी बताया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसमें जो हमारे पास एम प्रोटीन्स है ना, एम प्रोटीन्स का मतलब वही कि एबनॉर्मल एंटीबॉडीज जो मल्टीपल माइलोमा में बन रही है वो मोस्ट कॉमनली बनती हैं आईजीजी टाइप की, ठीक है। ये याद रखना, ये आपसे पूछते हैं एमसीक्यू एससीक्यू में। आईजीजी टाइप की एंटीबॉडीज सबसे ज्यादा बनती हैं। डेफिनेटली वो फंक्शनिंग नहीं होती, जैसी नॉर्मल आईजीजी फंक्शनिंग होती है वैसा उनका फंक्शन नहीं होता, लेकिन क्योंकि जो नेचर ऑफ हैवी चेन है वो मतलब जो ये आईजीजी या डी या जो भी ग्रुप होता है वो नेचर ऑफ हैवी चेन ऑफ एंटीबॉडी डिटरमिन करता है। तो मैं आपको बताने का मकसद ये कि आईजीजी टाइप सबसे ज्यादा बनती है और उससे कम फिर आपकी बनती है आईजीए और उससे भी कम फिर आईजीएम, मतलब बाकी सारी जो है, ठीक है। तो हाईएस्ट आईजीजी है विच इज 60% और उसके बाद आईजीए है। ये दोनों आपने याद रखनी है और फिर बाकी तीनों जो है वो बराबर ही ऑलमोस्ट बनती है। मसला क्या चलता है इसमें, जो आपकी मेजर प्रॉब्लम है ना वो ये है कि तीन तरह की इसमें मतलब देखी गई है जो अभी तक की डिजीजेस है, उसमें म्यूटेशन या जो भी प्रॉब्लम आ रही है कि शुरू कहाँ से कहानी होती है। तो सबसे पहले तो वही वाली बात कि हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही है प्लाज्मा सेल में। मैंने आपसे कहा था कि जो हमारे बी सेल्स हैं, जब कभी भी बी सेल्स भी जरूरत से ज्यादा जिंदा रहते हैं और बी सेल्स की प्रोलिफरेशन होती है, यानी बी सेल नियोप्लाज्म होता है, जिसे हमने पीछे इतने सारे पढ़े हैं, वो भी हमेशा जब भी बी सेल एबनॉर्मल अमाउंट में ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली एबनॉर्मल और ज्यादा प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे और उसके भी रिजल्ट में एंटीबॉडीज बनती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनती। लेकिन जो प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म है इसमें पढ़ने का मकसद ये है कि स्पेसिफिकली प्लाज्मा सेल को जो खराब कर रही है, तो वो हमारे पास तीन तरह की प्रॉब्लम है। सबसे पहली वही ट्रांसलोकेशन, जिसमें हमने कहा था कि क्रोमोसोम नंबर 14 पे वी हैव आईजीएच लोकस। ये बात तो अब आपको पता चल गई होगी कि आईजीएच लोकस, क्योंकि जब भी ट्रांसलोकेशन की मैंने बात की तो मैंने यही कहा कि किसी और क्रोमोसोम से कोई चीज उड़ के क्रोमोसोम नंबर 14 के आईजीएच लोकस पे आके लग गई है। तो यही होता है कि साइक्लिन D1 एंड साइक्लिन D3 मोस्ट कॉमनली देखा गया, ये दोनों डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे होते हैं और ये वहां से आगे आईजीएच लोकस ऑफ क्रोमोसोम नंबर 14 पे लग जाते हैं। और इनका काम, साइक्लिन जो फैमिली है ना, इनका काम ये होता है कि ये मैंने आपको पहले भी बताया था, सेल को G1 फेज से G0 फेज में जाने नहीं देते बल्कि उसको डायरेक्टली S फेज में ले जाते हैं। और आपको मैंने सेल साइकिल में ये बात बताई थी कि G1 फेज से G1 फेज में सेल जो है वो तैयार होता है फॉर द मतलब डिवाइड होने के लिए, अपने पास न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी और सब कुछ एक्वायर करता है। लेकिन जो डीएनए डुप्लीकेशन होती है ना वो एस फेज में होती है और इसके बाद सेल जाता है G2 फेज में और फिर आपका माइटोसिस मियोसिस का फेज शुरू हो जाता है। तो G1 के बाद सेल के पास एक रेस्टिंग स्टेशन भी होता है G0 फेज का। नॉर्मली सेल्स उसमें भी चले जाते हैं टेम्परेरी या परमानेंट टाइम के लिए, तो वहां पर वो फौरी तौर पे रेप्लिकेट नहीं करते। लेकिन अगर सेल्स डायरेक्टली एस में जाएंगे तो उसके बाद फिर वो रेप्लिकेशन के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं होता। तो साइक्लिन फैमिली सेल्स को डायरेक्टली रेप्लिकेशन की तरफ ले जाती है और वो ज्यादा से ज्यादा रेप्लिकेट होते हैं, वो मरते नहीं है, जिसकी वजह से आपका ट्यूमर बन जाता है। दूसरी जो चीज देखी गई वो ये कि हमारे पास जो प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म है, जब ये स्टार्ट होगा तो सेल प्लाज्मा सेल जब इसमें खराब हो रहे, ठीक है, तो आपके प्लाज्मा सेल बोन मैरो में ज्यादा बनने लग जाएंगे। अभी जब प्लाज्मा सेल बोन मैरो में आपके ज्यादा बनेंगे तो बोन मैरो में फौरी तौर पे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आ जाते हैं कि वो देखते हैं कि यार कोई चीज खराब हो रही है, वो इन्फ्लेमेशन वहां कर देते हैं। जब वहां पर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स इन्फ्लेमेशन आते हैं, मैक्रोफेजेस, और ये कोई शॉर्ट प्रोसेस नहीं होता, ये सालों चलने वाली शुरू होने वाली बीमारी है, ठीक है, लंबे अरसे के लिए आते हैं। वहां पर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है तो उस जगह जाहिर सी बात है मैक्रोफेजेस आते हैं, वहां पर फाइब्रोब्लास्ट आएंगे। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में ये चीजें आती होती है ना, जो फाइब्रोब्लास्ट और मैक्रोफेजेस वहां पर आते हैं वो सिक्रीट करते हैं इंटरल्यूकिन 6 को। इंटरल्यूकिन 6 आपके प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म को बढ़ने में मजीद हेल्प करती है, ठीक है, आपकी इंटरल्यूकिन 6। और देखा ही गया है
कि मेन यही दो म्यूटेशन होती हैं, लेकिन जो बहुत एग्रेसिव फॉर्म होती है मल्टीपल माइलोमा की उसमें मिक जीन की म्यूटेशन भी होती है। और वो मैंने आपको भी पिछली वीडियो में ही बताई थी कि मिक जीन आपका ये है कि क्रोमोसोम नंबर 8 पे प्रेजेंट है, और ये भी अगर ट्रांसलोकेट हो गए क्रोमोसोम नंबर 14 के IGH लोकस पे चला जाता है तो मतलब ये कि मिक जीन की ट्रांसलोकेशन होगी, और मिक जीन जो है वो उस वक्त ओवर एक्सप्रेस हो जाता है अगर वो अपनी जगह से किसी और की जगह पे चला जाएगा। और इसका काम क्या था मैंने आपको बताया था, इसका काम है वॉरबर्ग मेटाबॉलिज्म, यानी कि सेल को ग्लाइकोलाइसिस से उधर क्रेब्स साइकिल और आगे जाने के लिए मतलब उस रास्ते में जाने के बजाय ये ले जाते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की तरफ, ताकि सेल जो है वो अपने प्रोलिफरेशन की तरफ ज्यादा ध्यान दे और अपने मेटाबॉलिज्म की तरफ ना दे, और इस तरह सेल मजीद डिवाइड पे डिवाइड होते जाते हैं। तो ये 3 मेन पैथोजेनिक चीजें हैं जो मल्टीपल माइलोमा में देखी गई हैं, जो प्लाज्मा सेल्स को खराब करने की पॉजिटिव एजेंट है। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि प्लाज्मा सेल तो खराब हो गए और एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बनने लग गई, जो एम प्रोटीन्स है, और कुछ हमारे पास हाली फ्रेगमेंट ऑफ एंटीबॉडीज यानी लाइट चेन्स और हैवी चेन्स बन रही हैं। इसकी वजह से 3 मेजर इफेक्ट्स आते हैं, और ये इफेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे अक्सर एससीक्यू में पूछते हैं। पैथोजेनेसिस इसकी उतनी ज्यादा नहीं आती जितने इसके इफेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले इफेक्ट है इसका बोन डिस्ट्रक्शन पे, क्योंकि ये प्योरली बोन में से शुरू हो रही है, बोन मैरो में, इसमें लिम्फ नोड में कोई शुरू होने वाली बात नहीं है, सारी बोन मैरो से रिलेटेड है। ठीक है, ओके जी। तो पहले जो इसका प्रॉब्लम है वो बोन मैरो डिस्ट्रक्शन में आपको बताई थी कि हमारे पास डेफिनेटली बोन में ये कहानी शुरू हो रही है, प्लाज्मा सेल जो आपके बनते हैं वो बोन में बनते हैं, जाहिर सी बात है बोन मैरो में ही हेमेटोपोइसिस होती है ना, तो वहां पर प्रॉब्लम शुरू है। तो बोन डिस्ट्रक्शन वैसे भी होनी चाहिए क्योंकि एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा सेल्स बन रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो आपके एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स की वजह से एबनॉर्मल एंटीबॉडीज यानी एम प्रोटीन्स बनती है ना, उनको मैं माइलोमा सेल्स भी कह सकती हूँ। ठीक है, अच्छा एम प्रोटीन्स को नहीं, सॉरी, जो आपके एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स बन रहे हैं उनको मैं माइलोमा सेल्स भी कह सकती हूँ। तो वो जो सेल्स होते हैं आपके वो एक्टिवेट करवाते हैं ऑस्टियोक्लास्ट को। अब आपको याद है कि हमने बहुत पहले पढ़ा था कि ऑस्टियोक्लास्ट्स आर बोन डिस्ट्रक्शन सेल्स और ऑस्टियोब्लास्ट्स आर बोन फॉर्मिंग सेल्स। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई ऐसी चीज आ जाए जो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिवेशन करा दे और ऑस्टियोब्लास्ट की इनहिबिशन करा दे, तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी बोन को टूटवाने की तरफ यानी तोड़ने की तरफ लेके जाएगी और बोन बनाने से हटा देगी, तो मतलब ये बोन डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो यही होता है यहाँ पर ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिवेशन करवाते हैं एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स। किस तरह करवाते हैं इतना याद रख लें फिलहाल के लिए कि आपके पास एक जो रिसेप्टर है वो रैंक कहलाता है। ठीक है, और उसका जो लाइगेंड है जिसने उस रिसेप्टर पे आके लगना है वो रैंक एल होता है, रैंक लाइगेंड। ठीक है, इन दोनों की इंटरेक्शन की वजह से ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिवेशन होती है। ये प्रोसेस पूरा आपको बोन में मैं आपको पढ़ाऊंगी, बहुत आसान सा है, लेकिन बोन में इसकी डिटेल्स रिक्वायर्ड है तब मैं पढ़ाऊंगी। फिलहाल इतना याद रख लें कि ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिवेशन और ऑस्टियोब्लास्ट की इनहिबिशन की वजह से बोन डिस्ट्रक्शन होती है, और ये कौन करवाते हैं? एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स। दूसरी बात ये है कि आपके पास देखने में तो ये हो रहा है कि एंटीबॉडीज ज्यादा बन रही है, प्लाज्मा सेल ज्यादा बन रहे हैं तो एंटीबॉडीज ज्यादा बन रही है, तो उसूलन तो ये होना चाहिए कि आपकी जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो अच्छी हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। जो नई एंटीबॉडीज जितनी बनती हैं वो सारी डिफेक्टिव होती हैं, वो एक भी ठीक नहीं होती, और इवन वो नई आने वाली एंटीबॉडीज आपके पुराने बी सेल्स को जो हेल्दी एंटीबॉडीज बना रहे थे उनको भी सप्रेस कर देती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की ह्यूमरल इम्यूनिटी में शदीद डिफेक्ट्स आ जाते हैं और वो इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। तीसरी चीज है, अब ये जो आपकी एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बन रही है, लार्ज साइज, स्मॉल साइज, IgG, और जो फ्री लाइट चेन्स वगैरह बन रही हैं, ठीक है, एक तो ये चीजें सारी एक्स्ट्रा बनने लगी हैं, ब्लड में आने लगी हैं, और दूसरी एक बात है कि जब बोन डिस्ट्रॉय होती है तो कैल्शियम रिलीज होता है, बोन का एक्सेसिव जो अमाउंट है वो कैल्शियम से बनी हुई है ना, तो कैल्शियम जो है वो ब्लड में रिलीज हो जाता है, तो ब्लड में हो जाता है हाइपर कैल्सीमिया। तो ये दो चीजें मिलके, एक तो ये आपकी लाइट चेन्स और हैवी चेन्स जो बनती जा रही है ये, और दूसरा हाइपर कैल्सीमिया, ये तीन दोनों मिलकर रीनल डिस्फंक्शन करा देते हैं, किडनीज डिस्फंक्शन। किस तरह से? अब जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि यूरिन में जो लाइट चेन्स है वो तो ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर यूरिन में एक्सक्रीट होने लग जाती है। ठीक है, जो लाइट चेन ऑफ एंटीबॉडी होती है वो, उनको हम जो यूरिन में लाइट चेन्स आती हैं उन्हें हम कहते हैं बेंस जोन्स प्रोटीन। ठीक है, कुछ ऐसी होती हैं आपस में लाइट चेन्स और हैवी चेन्स मिलके मतलब गुटमुट बना लेती हैं इस किस्म की कि वो एक मोटी फिब्रिलर प्रोटीन बन जाती है, और वो जो मोटी फिब्रिलर प्रोटीन है वो इतनी आसानी से यूरिन में सिक्रीट नहीं होती, तो हम कहते हैं कि वो डिपॉजिट होने लग जाती है किडनी की ट्यूब्यूल्स में, खासतौर पे आपकी जो डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल है उसमें। ठीक है, जब वो वहां पर फिब्रिलर सी प्रोटीन डिपॉजिट होने लग जाती है तो उसको हम कहते हैं कि जैसे अमाइलाइड की डिपोजिशन होती है वैसी डिपोजिशन यहाँ पर बन गई है। ठीक है, क्या चीजें होती हैं बेसिकली आपकी लाइट और हैवी चेन्स होती हैं जो थोड़ी सी आपस में मिल के वहां से आगे जा नहीं पाती हैं, यूरिन में सिक्रीट नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये फिब्रिलर सी प्रोटीन्स एक जगह पर किसी भी जगह पर किडनी में जाके स्टक हो जाती हैं, किडनी की ट्यूब्यूल्स में, और वहां पर अमाइलाइड जैसी डिपोजिशन बन जाती है। और इनमें जरूरी नहीं है कि खाली लाइट और हैवी चेन्स हो, इनमें नॉर्मल जो यूरिन में सिक्रीट होने वाली चीजें हैं, नॉर्मली यूरिन में जैसे थोड़ी सी अमाउंट में एल्ब्यूमिन सिक्रीट होना था,
वैसे तो नहीं होता बिल्कुल भी, लेकिन अब क्योंकि ये प्रोटीन जो है यहाँ पर आके हमारी किडनी की ट्यूब्यूल में फंसी हुई है, तो उसकी वजह से एल्ब्यूमिन भी यूरिन में सिक्रीट होने लग जाता है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाता, ठीक है। उसके अलावा आपकी एक और तरह की प्रोटीन होती है जो टैम हॉर्स फॉल प्रोटीन होती है, और ये आपके यूरिन में सिक्रीट होनी होती है, ठीक है। ये भी आपको इस एमोइलाइड के यहाँ पर जो बना हुआ होता है ना फिब्रिलर प्रोटीन, इसमें मिल सकती है। तो मतलब ये है कि ये जो सारी की सारी डेपोजिशंस हैं जो हो रही हैं किडनी में, और जो किडनी में एक्सेसिव सिक्रीशन हो रही है लाइट चेन्स की, और किडनी के बाकी जो रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस हैं वो खराब हो रही है, ये सारी चीज़ें किडनी को डैमेज करती हैं, किडनी की ट्यूब्यूल्स को, किडनी की फिल्ट्रेशन सिस्टम को। उसके साथ साथ इसमें चीज़ जो एडिटिव बन जाती है वो होता है हाइपर कैल्सीमिया। आपको पता है कैल्शियम जब भी ज़्यादा होता है तो वो किडनी स्टोन्स बनाने का जिम्मेदार होता है, तो किडनी में अगर कोई स्टोन बन जाएगी तो वहां पर तो फिर बिल्कुल स्टेसिस होने लग जाएगा यूरिन का। और यूरिन का स्टेसिस क्या करवाता है, किसी भी जगह जब पानी या कोई चीज खड़ी रहती है तो वहां पर सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बैक्टीरियल पाइलोनेफ्राइटिस हो जाता है। तो एक पूरी मतलब एक पिक्चर है जो लेके जाती है आपको रीनल फेलियर की तरफ या रीनल डिसफंक्शन की तरफ, वो इसमें नजर आती है, ठीक है। बाकी अगले पार्ट में करते हैं, किसी को कोई मसला हुई कि रास्मी। थैंक यू।